हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं की इतिहास का चैप्टर जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, और हम करने वाले हैं जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना, ये सारे के सारे पीवाईक्यूज है। और आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना, चाहे वो 1 मार्क्स का क्यों ना हो, वो आपको इसी पीडीएफ के अंदर से देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 1 मार्क्स का भी, तो बिल्कुल आप अगर देखोगे तो बेसिस वाली पीडीएफ के अंदर नीचे मैंने एमसीक्यू भी लगा रखे हैं, तो बिल्कुल सारी की सारी चीजें कवर करवा रखी है। और इसी पीडीएफ के ऊपर आप देखोगे मैंने नोट्स भी लगा रखे हैं। ठीक है, देखो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट मैं ये बात आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। ये चैप्टर है ना, मैंने 50 से 60 बार पढ़ रखा है, लाइन टू लाइन पढ़ रखा है मैंने। बट फिर भी मैंने जब इस चैप्टर के नोट्स बनाए ना, तो आप अपने सामने बुक की पीडीएफ ओपन करी और उसके बाद मैंने नोट्स बनाए हैं, ताकि एक भी चीज ना छूटे। तो हर एक चीज कवर है, और आप देख ही सकते हो कि हैंड रिटन नोट्स है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो कुछ भी नहीं छुड़वाया है, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। और हर एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है ना इस चैप्टर से, वो इसी पीडीएफ के अंदर से मिलने वाला है। अब आप बोलोगे सर आपने इतना बड़ा क्लेम मार दिया। जो बच्चे पहली बार ये मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, मतलब मेन पॉइंट स्टडी की पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा यार इतना बड़ा क्लेम मार दिया, क्या आएंगे भी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताए हैं इस पीडीएफ के अंदर, या नहीं आएंगे? तो मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले है ना पोल साइंस का एग्जाम हुआ था बच्चों का। ठीक है, और मैंने 4 वीडियो डाली थी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, दोनों बुकों की 4 वीडियो डाली थी, सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, और 4 वीडियो डाली थी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। और उसके बाद एग्जाम हुआ। एग्जाम होने के बाद, उसी दिन एग्जाम होने के बाद बच्चों से मैंने क्वेश्चन पेपर लिया। ठीक है, और मैंने लाइव किया। आप देख सकते हो भरत कोरवाल वाला चैनल है, उस पर लाइव लिया। एक एक क्वेश्चन मैंने डिट्टो मैच करवा दिया पीडीएफ के अंदर से। आप देखोगे ना, एक एक क्वेश्चन मैच करवाया। तो अगर आपके दिमाग में अभी भी डाउट है तो ये रहा लाइव। ठीक है, भरत कोरवाल वाले चैनल पे आ जाना और इसको सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यहीं पर मैं एमसीक्यू वगैरह के क्वेश्चन वगैरह और लाइव वगैरह जो है मैं यहीं पर लूंगा। तो यहाँ पर आ जाना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो देख लेना, प्रूव मिल जाएगा आपको सारी की सारी चीज़ों का। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। चलो जी, अब बिना टाइम वेस्ट करे जो है शुरू कर देते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पूरी पीडीएफ का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी, आपके नोट्स का भी, हैंड रिटन नोट्स का, और आपके एमसीक्यू तीनों को कंबाइन कर रखा है। ऑल्दो अगर आपको अलग अलग चाहिए तो अलग अलग पीडीएफ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यानी नोट्स का भी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अलग, और एमसीक्यू का अलग। ऑल तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि एक ही पीडीएफ के अंदर ये जो तीनों है वो आप डाउनलोड करो। ठीक है, चलो जी बिना टाइम वेस्ट करे अब शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि मेसोपोटामिया क्या है और मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक बात और बता दूं, मेरी है ना आदत है, मैं बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पीडीएफ के अंदर सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मत समझना कि सर ने इस वाले क्वेश्चन में ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला है, 2 बार बोल दिया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सिर्फ यही करके जाए, ऐसा मत करना। इस पीडीएफ के अंदर से कुछ काटने की कोशिश मत करना, ये पीडीएफ पूरी लर्न करनी है जी आपको। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 9-10 क्वेश्चन होंगे, बट करने बहुत अच्छे से हैं, और इसमें बिल्कुल भी कटौती नहीं करनी। ठीक है, मेरी आदत है ये, बहुत गंदी आदत है, मैं इसको सुधारूंगा, बट अभी के लिए तो थोड़ा सा झेल लो। तो मेसोपोटामिया क्या है और मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति बताओ, या इराक भौगोलिक विविधता का देश है, इसके बारे में समझाना है आपको, या इराक में मौजूद भौगोलिक विविधता को दर्शाने के लिए कुछ तथ्य दीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो मेसोपोटामिया क्या है, तो मैं आपको बता दूं, मेसोपोटामिया जो है वो एक यूनानी भाषा का शब्द है, और ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका जो है मैसोस और पोटामस। मैसोस का मतलब होता है मध्य, और पोटामस का मतलब होता है नदी, यानी 2 नदी के बीच में जो एरिया है उसको मेसोपोटामिया कहते हैं। और ये जो 2 नदियां है वो कौन सी है? ये जो 2 नदियां है वो है दजला और फरात। क्या है? दजला और फरात। याद रखना, एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये यूनानी भाषा वाले भी शब्द पूछा जा सकता है। आज अगर आप मैप में शब्द ढूंढोगे ना मेसोपोटामिया, तो आपको नहीं मिलेगा। आज जो मेसोपोटामिया है वो बेसिकली इराक गणराज्य का हिस्सा है, यानी जो इराक है आज, उसी के अंदर एक टाइम पे मेसोपोटामिया हुआ करता था। ठीक है जी, तो याद रखना ये बात कि मेसोपोटामिया इराक गणराज्य का हिस्सा है। ओके, 2 रिवर मैं बता ही चुका हूँ, दजला और फरात। अब आ जाओ इसकी भौगोलिक स्थिति की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनना, क्योंकि पीडीएफ तो मैं आपको दे दूंगा, जो लिखा हुआ है वो तो आप पढ़ लोगे, बट जो मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। मान लो ये मेसोपोटामिया है, तो आपसे पूछा पूछा गया कि मेसोपोटामिया के उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में क्या क्या चीज़ है वो आपको बताना है। सबसे पहले तो बात करते हैं मेसोपोटामिया के पूरब वाले हिस्से की, पूर्वोत्तर वाले भाग की बात करते हैं। तो मेसोपोटामिया के जो पूर्वोत्तर वाला भाग है ना, वहाँ पर ऊंचे 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 मैदान है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी पर्वत श्रृंखला है, पहाड़ वगैरह है, और यहाँ पर बहुत ही स्वच्छ यानी साफ झरने हैं, जंगली फूल वगैरह है। और माना जाता है कि यहीं पर सबसे पहले खेती वगैरह शुरू हुई थी 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व। ये बात आपको क्लियर हो गई? चलो जी, अब आ जाते हैं जी हमारा मेसोपोटामिया का उत्तर वाला एरिया। मेसोपोटामिया का जो उत्तर वाला एरिया ना, वहाँ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो है वो बहुत बड़े घास के मैदान थे, जिसको स्टेपी बोला जाता था। यहाँ पर है ना, ज्यादातर लोग जो है वो पशुपालन करते थे, और पशुपालन के द्वारा ही अपनी जीविका वगैरह चलाते थे।
होता क्या था, जब सर्दियाँ होती थी तो यहाँ पर बर्फ़ जम जाती थी स्टेपी के मैदानों में, और सर्दियाँ हटने के बाद जब झाड़ी वगैरह दिखने लगती थी, तो जो पशुपालक हैं, वो अपने जानवरों को लेकर आते थे और उसी से अपना जीवन यापन वगैरह करते थे। एक और बात बता दूँ, पूर्वोत्तर में है ना एक नदी भी जाती थी जिसको कहते हैं हम दजला, ठीक है? पूरब में जो थी हमारी दजला रिवर भी थी, ठीक है? और जो पूरब में हमारी दजला नदी थी ना, वो हमारे मेसोपोटामिया को, जो कि इराक गणराज्य का हिस्सा था, मेसोपोटामिया को किससे? हमारे पड़ोसी जो देश है यानी ईरान, उससे जोड़ने का काम करती थी। और इसी नदी द्वारा, दजला नदी के द्वारा ही व्यापार वगैरह होता था। नदी के द्वारा होता था, और नदी के द्वारा क्यों होता था? क्योंकि बड़ा सस्ता पड़ता था। नदी जिस बहाव में जा रही है उसी बहाव में नाव आपको लेकर चली जाती थी, तो कुछ पैसे वगैरह भी नहीं लगते थे। जानवरों पे पैसे लगते थे क्योंकि जानवरों को खाना खिलाना पड़ता था, उस पे ज़्यादा सामान नहीं ला सकते। तो ये नीचे क्वेश्चन भी आएगा इससे रिलेटेड, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और जो हमारा मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी क्षेत्र है, मेसोपोटामिया का दक्षिणी क्षेत्र पहले तो बता दूं रेगिस्तानी इलाका था पूरा-पूरा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर खेती नहीं होती थी, खेती होती थी। होता क्या था कि दजला और जो फरात नदी है ना, वो अपने साथ नीचे की तरफ पहाड़ों से बहुत सारी ऐसी मिट्टी लेकर आती थी जो उपजाऊ होती थी, जिस पर खेती अच्छी खासी होती थी। ठीक है? और मैं आपको बता दूं कि माना जाता है कि यहीं पर सबसे पहले लेखन प्रणाली भी शुरू हुई है। तो अगर आपसे पूछ रहा है मेसोपोटामिया के किस हिस्से में सबसे पहले जो है वो आपका लेखन प्रणाली यानी लिखने का सिस्टम जो है वो शुरू हुआ था, तो आपको दक्षिण लिखना है क्योंकि यहीं से हमें बहुत सारी पट्टिकाएँ वगैरह मिली है, ठीक है? पश्चिम के बारे में आपकी बुक के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रखा तो नहीं लिखने की ज़रूरत, आपको सिर्फ़ यही लिखना है उत्तर, पूरब और दक्षिण, ठीक है जी? आई होप ये क्लियर हो गया हो, बाकी तो नोट्स दे ही रखे हैं, रीड करोगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर क्या हो जाएगा, मैंने नोट्स ही समझाए हैं, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही ये पूरा का पूरा समझा ही चुका हूँ मैं आपको कि रेगिस्तान है, 2 नदियाँ उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है ना? और कभी-कभार वो इतना सारा पानी लेकर आ जाती है, बाढ़ आ जाती है रेगिस्तान में कभी-कभार तो, ठीक है? यही बात बताई गई है। चलो जी, नेक्स्ट आता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के विश्व की योगदान बताएँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। फिर देखो वही वाली हाथ बात आ गई ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बड़े बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया सभ्यता ने विश्व को क्या-क्या दिया है वो बताना है आपको। ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले तो माना जाता है कि जो हमारी कालगणना है ना कि 1 दिन के अंदर 24 घंटे, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर 60 सेकंड माना जाता है, ये हमें मेसोपोटामिया से ही मिला है। ठीक है? और हमें ना बहुत सारी पट्टिकाएँ वगैरह भी मिली है, 1800 ईसा पूर्व में बहुत सारी पट्टिकाएँ वगैरह मिली है, और उसमें ना बेसिकली बहुत सारे गुणा, भाग वगैरह के और वर्गमूल निकालने वगैरह के ऐसे क्वेश्चन वगैरह भी हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि ये सारी की सारी चीज़ें ब्याज वगैरह के बारे में, है ना? ब्याज होता है चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये सारी की सारी चीज़ों के फॉर्मूले वगैरह और इस चीज़ों का के बारे में भी डिफाइन कर रखा है। तो यानी जो गणना है, मैथ वगैरह है, ये भी हमें मेसोपोटामिया की देनी मानी जाती है। तो इसमें ये सारी की सारी चीज़ें लिखना कि 1800 ईसा पूर्व में हमें जो पट्टिकाएँ मिली है, उसमें हमें भाग, वर्गमूल, है ना? चक्रवर्ती ब्याज, इन सब के तथ्य वगैरह भी मिलते हैं। नेक्स्ट है कि जो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की परिक्रमा होती है ना, कि 1 साल के अंदर 12 महीने, 12 और 1 दिन के अंदर 24 घंटे, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, और रोज़मर्रा की जो भी ज़िंदगी के जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ये भी हमने मेसोपोटामिया से ही लिया है। ठीक है? लास्ट है कि जो हमारा चंद्र ग्रहण वगैरह होता है ना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये कैसे होता है, कितने टाइम बाद होता है, तो ये सारा का सारा सिस्टम भी माना जाता है। और रात को जो है वो तारामंडल जो होते हैं, है ना? और आकाश में जो तारे वगैरह दिखाए जाते हैं, इनके भी हिसाब वगैरह की जो स्थिति होती है ना इनकी, कि ये स्थिति जैसे पोल स्टार होता है, वो हमेशा एक ही पे होता है और उसके आस-पास बाकी स्टार होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी हमने मेसोपोटामिया से ही मिली है, मेसोपोटामिया की ही देन है। कौन-कौन सी बताई मैंने? गणित बताई, है ना? और आपको फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह बताए, है ना? कि जो वर्गमूल वगैरह और उसके, और 1 दिन के अंदर 24 घंटे वगैरह-वगैरह, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण वगैरह के बारे में भी हमें मेसोपोटामिया से ही ज्ञात हुआ है। नेक्स्ट है कि सभ्यता के उद्भव के लिए नदी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाती है? ऑल्दो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। बट मैंने बोल दिया कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसलिए मैंने ये भी बताया। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन बोला गया है कि मेसोपोटामिया के संदर्भ में आपको बताना है कि जहाँ पर नदी होती है ना, एक सभ्यता के लिए नदी बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों नदी क्यों महत्वपूर्ण होती है किसी भी सभ्यता के लिए? तो मैं पहली बात तो मेसोपोटामिया के संदर्भ में बताना है, तो आपको ये बताना है कि मेसोपोटामिया में 2 नदियाँ हैं, कौन-कौन सी? दजला और फरात। और उन्हीं 2 रिवर के बीच में जो है वो हमारा मेसोपोटामिया जो है वो बसा हुआ है। ठीक है? और इन दोनों नदियों का उद्गम जो है वर्तमान में तुर्की और आर्मेनिया से होता है। ठीक है? यानी तुर्की हो गया इसका नाम वैसे, तुर्की और आर्मेनिया के पहाड़ जो हैं, वहाँ से जो है ये दोनों की दोनों नदियाँ निकलती है, ठीक है? अब ये क्या फ़ायदा पहुँचाती है? तो पहली बात तो आपको पता है मेसोपोटामिया का एरिया शुष्क था, है ना? रेगिस्तान वाला इलाका था यहाँ पर। यहाँ पर फिर भी खेती करना संभव हो पाया सिर्फ़ और सिर्फ़ नदी के कारण, और इसी की वजह से लोग यहाँ पर बसना शुरू हो गए। तो इसका मतलब समझ आया आपको कि किसी भी सभ्यता के बसने के लिए नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही पानी लेकर आती है और उसी से खेती वगैरह करी जाती है, ठीक है? और हुआ क्या
कि जब खेती वगैरह होने लग गई, है ना? किसी भी सभ्यता के फलने-फूलने के लिए नदी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब खेती होने लगती है और ज़्यादा उत्पादन होने लगता है ना, तो ज़्यादा उत्पादन जब होने लगता है, जो शिल्पकार वगैरह होते हैं, जो पुजारी होते हैं, जो शासक होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनको जो बचा हुआ फूड है, क्योंकि जो उगा रहा है किसान, वो तो खुद तो खाएगा ही और बाकी जो बचा हुआ फूड है, वो इनको भी देता है ताकि ये अपना-अपना काम जो है वो अलग-अलग तरीके से कर पाए। इनको खेती ना करनी पड़े, है ना? सैनिक जो है उसको वो बॉर्डर पे ही खड़ा रहे, उसको खेती ना करनी पड़े। तो इससे भी सभ्यता का कहीं न कहीं विकास होता है, जब नदियाँ होती हैं तो। क्योंकि ये चीज़ नदियों की वजह से न नदियों अगर नदियाँ नहीं होती तो ऑब्वियस सी बात है कि खेती कभी नहीं हो पाती और खेती अगर ज़्यादा नहीं होती तो ये जो पुजारी वगैरह है, शासक और सैनिक, ये भी अपना काम वगैरह करने में लगे रहते और खेती वगैरह भी करनी पड़ती इनको, ठीक है? बट क्योंकि पानी आ रहा है इसकी वजह से और बहुत सारे लोग ज़्यादा खाना उगा रहे हैं, इसकी वजह से ये अपने काम में अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? अपना जो मेन काम है वो कर रहे हैं, इनको खेती करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, जो खानाबदोश लोग होते हैं, जो चरवाहे लोग होते हैं, उनकी भी आवश्यकता की पूर्ति करता है नदी। क्यों? क्योंकि देखो पानी जो है वो आप माँगोगे हर बंदे से, आप चरवाहे हो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हो, हर जगह से पानी माँगो तो कहीं न कहीं आपको दिक्कत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है क्योंकि आपको पता है कि नदी है, तो नदी से आप पानी ले लो, कौन आपको रोकेगा? वहाँ प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है? चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि यूरोपीय लोग मेसोपोटामिया को महत्वपूर्ण क्यों मानते थे? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये भी उनमें से एक है। तो मैं आपको बता दूँ कि बात पता है क्या थी? पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि यूरोप वासियों को मेसोपोटामिया में इसलिए इंटरेस्ट था क्योंकि बाइबल में है ना, एक बाइबल का एक पार्ट है प्रथम भाग जिसको कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी है ना, हमें बहुत सारे ऐसे तथ्य मिलते हैं जो कि कहीं न कहीं मेसोपोटामिया की तरफ इशारा करते हैं। तो जो यूरोपीय लोग हैं ना, वो सोचते हैं कि यार हमारे तो बाइबल के अंदर भी मेसोपोटामिया का ज़िक्र किया गया है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और उन्होंने खुदाई भी बहुत शुरू करवाई थी, खासकर ब्रिटिश ने। चलो, नेक्स्ट देखते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट की जो बुक थी, बुक ऑफ जेनेसिस में भी शिमार का उल्लेख किया गया है जिसका तात्पर्य सुमेर की ईंटों से बने शहर की भूमि है। मतलब जो ओल्ड टेस्टामेंट है जो मैंने आपको बताया बाइबल का, ओल्ड टेस्टामेंट का भी एक बुक है जिसको कहते हैं बुक ऑफ जेनेसिस, उसके अंदर भी एक वर्ड लिखा हुआ है शिमार और माना जाता है शिमार वर्ड जो है वो सुमेर की ईंटों या सुमेर की ईंटों से बने शहर की तरफ इशारा करता है। उसका मतलब ये है। और आपको पता है कि ना बाइबल के अंदर है ना एक स्टोरी लिखी हुई है, स्टोरी एक नोआ की है। नोआ क्या था मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर जातियाँ, मतलब पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी स्पीशीज़ थी ना वो खत्म होने वाली थी। तो भगवान ने ना एक बंदे को भेजा जिसका नाम था नोआ। नोआ को भेजा, उसने एक बहुत बड़ी शिप बनाई और शिप में उसने ना हर तरह की जो स्पीशीज़ थी ना उनकी एक-एक जो जोड़ा जोड़ा मतलब जैसे मान लो कबूतर की एक स्पीशीज़ है, तो एक मेल एक फीमेल का जोड़ा अपनी शिप में बैठा लिया। ठीक है? और बाद में फिर उन्हें छोड़ा जिससे जनरेशन फिर आगे बढ़ती गई और वो जो पेड़ पक्षी हैं, जो इंसान है वो हमें आज भी देखने के लिए मिलते हैं। सेम स्टोरी ना हमें वहाँ पर क्या मेसोपोटामिया के अंदर भी हमें टैबलेट में मिली है, बट उसमें हीरो का नाम जो है वो नोआ नहीं है, ज़ियोशूद्र है या उतना-पिष्टिम भी बोल सकते हो, ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा। ठीक है? तो इसका मतलब जो है इसलिए भी उनका इंटरेस्ट जागा और इसी वजह से सन 1873 के अंदर उन्होंने ब्रिटिश जो समाचार पत्र था उन्होंने ब्रिटिश म्यूज़ियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान के अंदर खर्च वगैरह उठाया। उन्होंने कहा जी हम खर्चा उठाएँगे, ठीक है? उसके अंतर्गत मेसोपोटामिया के अंदर बहुत सारी पट्टिकाएँ वगैरह की खोज वगैरह उन्होंने की, ठीक है? और बाइबल में जो जलयापन जो फ्लड की कहानी थी ना यही वाली, फ्लड आ गया था और उसकी वजह से नोआ फ्लड आके पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी इसलिए नोआ ने एक-एक स्पीशीज़, तो ये कहानी का ही वो ढूँढ रहे थे कि मतलब ये कहानी जो है वो कितनी टैबलेट वगैरह में लिखी गई है। तो इसी वजह से जो यूरोपीय थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे क्योंकि सेम जो चीज़ें थी बाइबल के बहुत सारे चीज़ें जो थी वो मेसोपोटामिया में टैबलेट में मिली है, जो कहानियाँ थी नोआ की वो भी हमें मेसोपोटामिया के अंदर मिली है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के अंदर पट्टिकाएँ कैसे बनाई जाती थी? अगर सिर्फ़ लिखा है ना कि पट्टिकाएँ कैसे बनाई जाती थी, तब भी आंसर यही है, कन्फ्यूज़ मत होना कि पट्टिकाएँ अलग-अलग नहीं होती, ठीक है? तो पट्टिका कैसे बनाई जाती थी? पहले होता था लिपिक, जो हाथों से लिखता था ना पट्टिका पे उसको लिपिक कहते थे। वो चिकनी मिट्टी लेता था, उसको गीला करता था, उसको गूँद वगैरह कर ऐसी शेप में बनाता था जिससे उसको हाथों में आसानी से पकड़ा जा सके, ठीक है? उसके बाद क्या करता था, सरकंडे की तिल्ली से क्या करता था, जो बिल्कुल तीखी होती थी उससे ना चिकनी मिट्टी पे जो उन्होंने टैबलेट बनाई थी, तख्ती बनाई थी या मैं बोलूँ पट्टिका बनाई थी, उस पे लिखता था, ठीक है? और वो कीलाकार शब्दों का यूज़ करता था, ओके? ये याद रखना कीलाकार शब्दों का या कीलाकार चिन्ह का यूज़ करता था, जिसको इंग्लिश में क्यूनिफ़ॉर्म बोलते थे और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू में भी आएगा, ओके? और उसके बाद उसको धूप में छोड़ दिया जाता था सूखने के लिए और सबसे एक दिक्कत ये थी हमारी पट्टिकाओं में, एक बार जो आपने लिख दिया, वो चेंज नहीं हो सकता। इसी वजह से है ना हमें बहुत सारी पट्टिकाएँ मिली है। क्यों? क्योंकि एक पट्टिका थी, उसपे कुछ लिख दिया, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो आपको फेंकनी पड़ती थी, इसलिए हमें बहुत बड़ी तादाद में पट्टिकाएँ मिली और सबसे पहली पट्टिका जो माना जाता है, वो 3200 ईसा पूर्व में मिली है। ठीक है?
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि वह कारक बताइए जिससे उर नगर जो है वो अनियोजित माना जाता है। मेसोपोटामिया और उर शहर का नगर नियोजन का मेसोपोटामिया के उर शहर में नगर नियोजन का अभाव था। व्याख्या कीजिए। मोहन जोदड़ो में और उर में मोहन जोदड़ो और उर किस प्रकार अलग थे और उर की विशेषता बताइए। पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है। मेसोपोटामिया के ना हम मेसोपोटामिया के अंदर हमें एक शहर मिलता है जिसका नाम है उर। उर के अंदर है ना जो नदी नाली है वो अच्छी नहीं है। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि हमारा ना भारत के अंदर एक सभ्यता थी, आपने पढ़ा होगा, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। वहां पर जो हमें नदी नालियों के जो स्ट्रक्चर मिले ना बहुत ही बढ़िया थे, वहां पर इतनी दिक्कतें नहीं थी। बट उर में ना बहुत ही गलत तरीके से नगर नियोजन किया गया। नालियां वगैरह ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी, जबकि हमारे मोहनजोदड़ो में सीधी सीधी नालियां हुआ करती थी। जो गलियां होती थी वो भी सीधी होती थी। तो ये फ़र्क है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपके लिए ईज़ी रहे। तो यही बताना है, उर जो है माना जाता था कि इसको बनाने वाले ने ढंग से नहीं बनाया, उर शहर को ढंग से नहीं बनाया, यानी उनमें उतना ज्ञान नहीं था जितना मेसोपोटामिया के लोगों में था। ठीक है? तो आपको वही बताना है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले तो याद रखना है कि 1930 के दशक में ना जो हमारा उर है वहाँ पर खुदाई वगैरह हुई थी। 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आएगा कि उर के अंदर खुदाई किस दशक में हुई थी? तो 1930 के दशक में हुई थी। तो उसमें हमें पता चला कि टेढ़ी-मेढ़ी गलियाँ थी वहाँ पर, ठीक है? और इससे पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ी भी जो है ना घर तक नहीं पहुँच पाती थी, जो गधे वगैरह होते थे उस पर लाद कर अंदर ले जाया जाता था। ठीक है जी? नेक्स्ट है कि यहाँ पर पतली और घुमावदार गलियाँ होती थी, उससे ये पता चलता है कि उर के अंदर नगर नियोजन अच्छी तरीके से नहीं किया गया था, नगर नियोजन का अभाव था वहाँ पर। बढ़िया तरीके से प्लानिंग नहीं करी गई थी, ठीक है? और जो गलियाँ होती थी उनके किनारे पर जल निकासी के लिए उस तरह की नालियाँ नहीं थी जैसे कि मोहनजोदड़ो में पाई गई थी, बल्कि नालियाँ उर नगर के घरों के भीतर आंगन में पाई गई थी। इसका मतलब समझाता हूँ। हमारे घर के बाहर नालियाँ होती है ना, जो हमारा मोहनजोदाड़ो है उसके अंदर भी घरों के बाहर नालियाँ होती थी। बट जो उर शहर था ना मेसोपोटामिया के, यहाँ पर घर के अंदर नालियाँ होती थी। तो मतलब बोला जाता था कि यार ढंग से नहीं बनाया गया। अगर सोचा होता, थोड़ा दिमाग लगाया होता, तो उनको पता चलता कि घर में अगर नालियाँ बनाएँगे तो गंदगी फैलेगी, तो बाहर बनाना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि उनका कहीं न कहीं उनमें इतनी सूझबूझ नहीं थी कि वो सोच सके कि जी नगर नियोजन कैसे करना है। नेक्स्ट है, घरों की छतों की ढलान के भीतर जो अच्छा ओके, इसका मतलब क्या है, जो बारिश आती थी ना, तो घर की छत ऐसे बनाई गई थी तो सारा का सारा पानी जो है वो घर के आँगन में ऐसे नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता था और नीचे की तरफ बहता था। समझ रहे हो? छत ऐसे टेढ़ी थी। और सारा का सारा पानी जो है वो जो भी बारिश का पानी नीचे गिरता था और एंड में जाके पूरे आंगन में फैल जाता था। तो ये बता रखा है। और होदी जो है वो वही देखो कीचड़ वगैरह भी फैल जाता था। और कभी-कभार जो है वो बारिश आती थी, जब तेज़ आती थी तो वो क्या कहते हैं उसको, गलियों में भी फैल जाता था। इसकी वजह से जो है वो नगर नियोजन पता चलता है कि अच्छा नहीं किया गया था। अब थोड़ा-सा हम उर की विशेषता वगैरह और भी देख लेते हैं। नगर नियोजन का तो क्लियर हो गया। जो लोग हैं वो घरों का सारा कूड़ा गलियों गलियों में डाल देते थे। और इसी की वजह से है ना बाद मतलब होता क्या था कि वो इतना कूड़ा गलियों में डाल देते थे कि गली की सतह उठ जाती थी। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? इतना कूड़ा डाल दिया आपने, पहले गली इतनी ऊपर थी, अब वो इतनी ऊपर हो गई। तो इसकी वजह से वो अपनी घर की दहलीजें भी ऊपर करते रहते थे टाइम टू टाइम। और बारिश के टाइम में तो कीचड़ हो जाता था बहुत, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और गंदगी भी हो जाती थी क्योंकि कूड़ा भी डाल देते थे लोग अपने घरों के बाहर ही। ओके, नालियों के अंदर। और घरों के अंदर जो है रोशनी खिड़की से नहीं आती थी बल्कि दरवाजे से होकर आती थी, ताकि जो परिवार है उसकी गोपनीयता बनी रहे, प्राइवेसी बनी रहे। इसके लिए जो है वो खिड़कियां वगैरह नहीं होती थी, है ना? घरों की दहलीजों से ही रोशनी वगैरह आती थी, मतलब खिड़कियां नहीं होती थी। और कुछ अंधविश्वास थे उनके, ठीक है? अंधविश्वास कैसे थे, क्योंकि जो हमें उर के अंदर जो भी घर मिले हैं ना, उनकी दहलीजें जो है वो उठी हुई होती है ना? जैसे आपने आपने भी देखा होगा, जिन आज भी भारत के अंदर जो भी लोग हैं जिनके घर पे स्कूटी वगैरह होती है, वो अपनी घर की दहलीजें उठा के रखते हैं और वो एक ऐसे बनाते हैं, है ना? ताकि वो स्कूटी चढ़ा सके। बट उर के टाइम में क्या था, वो इसलिए किया गया था ताकि माना जाता है कि जो अपने घर को थोड़ा ऊंचा बनाएगा ना, वो दौलतमंद माना जाता है। और सामने सामने का जो दरवाज़ा होता था वो घर की ओर ना खुलकर, अगर वो सामने का दरवाज़ा अगर दूसरों के घर की ओर ना खुलकर खुले, तो वह सौभाग्य प्रदान करता था। मतलब अगर आप किसी अपने घर का गेट खोल रहे हो और सामने किसी का घर का गेट नहीं है, तो ये अच्छी बात मानी जाती थी। मतलब पूरा खुला है तो बढ़िया माना जाता था, शुभ माना जाता था। और घर का मुख्य लकड़ी का दरवाज़ा बाहर की ओर खुले तो पति-पत्नी के बीच में कलेश का कारण बन सकता था। मतलब जो गेट है ना वो अंदर की तरफ ही खुलते थे, बाहर की तरफ नहीं खुलते थे। आज भी मैक्सिमम लोगों के जो गेट है वो अंदर की तरफ ही खुलते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं जी नीचे। उस शहर में कब्रिस्तान भी था, ये भी एक उसकी विशेषता ही है, ठीक है? और वो तो था, बट वहाँ पर शासक वगैरह को ही गाड़ा जाता था। ज़्यादातर लोग है ना अपने घर में, जो अपनी फैमिली अगर कोई मर जाता था तो उसको सिर्फ़ कहाँ पर दफ़नाते थे? वो दफ़नाते थे अपने घर के अंदर ही दफ़नाते थे, दहलीजों में ही दफ़नाते थे।
नेक्स्ट है कि मंदिर, मेसोपोटामिया के जो मंदिर है उनकी विशेषता वगैरह बतानी है। ठीक है, यहाँ एक अपरिहार्य तत्व क्यों था मंदिर। यहाँ आरंभिक मंदिर जो होते थे ना वो घर की तरह ही होते थे। जो पहले मेसोपोटामिया के जो हमें मंदिर मिले हैं बिल्कुल घरों की तरह होते थे। और ऐसा क्यों होता था? तो पहले तो मैं बता दूं कि मेसोपोटामिया के अंदर ये बोला जाता था कि जो भगवान है वो भी एक तरह के इंसानों की तरह ही पूजा जाता था। इसलिए उनके जो घर होते थे ना, जो मंदिर होते थे वो स्टार्टिंग में है ना बिल्कुल घरों की तरह ही बनाए जाते थे, क्योंकि माना जाता था कि वो भी एक इंसान की तरह ही है हमारे जो वो भगवान है। क्योंकि जैसे देवी है इन्नन्ना हो गई है ना, अभी बताऊंगा मैं। इन्नन्ना जो है वो प्रेम और युद्ध की देवी थी, है ना। चंद्र देवता थे उर, तो माना जाता था ये इंसान की तरह ही है, इसलिए इनके घर भी इंसान की तरह ही बनाओ। ओके। अब थोड़ी सी विशेषता देख लेते हैं मंदिरों की क्या विशेषता थी। चाहे क्वेश्चन में मंदिर की कोई भी विशेषता पूछी हो कि मंदिरों के बारे में बताओ, तो यही लिखना आंसर, ठीक है। तो मेसोपोटामिया में मंदिरों की विशेषता, सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कि कच्ची ईंटों से बना हुआ था। तो मेसोपोटामिया में जो हमें पहला मंदिर मिला है ना वो कच्ची ईंटों से बना हुआ था। इन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के देवी देवता का निवास होता था, जैसे कि उर जो कि चंद्र देवता है, इन्नन्ना जो कि प्रेम और युद्ध की देवी है, ठीक है। और देवी ऑफ लव एंड वॉर, ठीक है। यह मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे। ओके। और समय के साथ जो है वो बड़े होते हुए चले गए, क्योंकि उन्हें खुले आंगन के चारों ओर कई कमरे बने हुए थे। मतलब पहले छोटा होता था, फिर उसके चारों ओर जो है वो और कमरे वगैरह बना दिए गए थे। बाद में मंदिर बड़े होते चले गए। प्रारंभिक मंदिर जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल साधारण घर की तरह होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होते थे। मतलब मंदिर भी एक तरह का घर ही थे, तो उसी को घर ही की तरह बनाया जाता था, क्योंकि माना जाता था ये भी तो भगवान का घर ही है ना। तो और मंदिरों की जो बाहरी दीवारें होती थी कुछ अंतरालों के बाद जो है भीतर की ओर जो है वो मुड़ी हुई होती थी। यही मंदिर की विशेषता थी। इसका मतलब पता है क्या है? आज हमारे घर होते हैं ऐसे होता है ना बॉर्डर ऐसे, बट मंदिरों का बॉर्डर ऐसे था, ऐसे, समझ रहे हो? ऐसे, मतलब कॉर्नर नहीं था, ऐसे कट नहीं था एकदम। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा कट नहीं था, थोड़ा ऐसे घुमा के था। ये बात लिखी हुई है। अब और है कि जो देवता थे वो केंद्र बिंदु हुआ करते थे, ये तो पता ही है। पूजा का केंद्र बिंदु यानी उन्हीं के आसपास ही पूजा वगैरह हुआ करती थी, तो पता ही है। जो लोग होते थे वो देवी देवता के लिए अन्न वगैरह, दही मछली वगैरह जो है वो लाते थे। और आराध्य देव जो है वो सैद्धांतिक रूप से जो है वो खेतों में, मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है, कि जो भी लोग जो थे वो जो भी मान लो कोई मछली वगैरह पकड़ता है, या कोई खेती वगैरह करता है ना, या पशुपालन वगैरह करता है, या जो भी करता है ना, तो सबसे पहली वो भेंट है ना अपने आराध्य को चढ़ाता था, भगवान को चढ़ाता था। समय आने पर जो है वो उपज उत्पादित जो वस्तुएं होती थी, वस्तुओं में ओके, समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया। अच्छा, जो जैसे मान लो आपने गेहूं उगाया है, तो गेहूं से आटा बनाने के लिए आपको अनाज को पीसना वगैरह, काटना, है ना। और वो जो ऊनी कपड़ों को बुनना, ये सारे के सारे काम जो होते थे वो मंदिर के आसपास होते थे। इसलिए एक मंदिर को है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन माना जाता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन माना जाता था हमारे मेसोपोटामिया का। ये बात आप याद रखना। आपसे पूछा भी जा सकता है कि मेसोपोटामिया में सबसे इंपॉर्टेंट संगठन किसको माना जाता था, वो मेसोपोटामिया के मंदिर ही थे। ओके। चलो, अब मेसोपोटामिया के जो मोहरे हैं उनके निर्माण और उनके महत्व के बारे में बताओ। पहले मोहरे होता क्या है वो सुन लो। मोहरों का मतलब होता है सील। सील कहते हैं ना जिसको, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको सील होती क्या है, ठीक है। वैसे तो ये होती है सील है। बात बताओ क्या होती थी, देखो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो दजला रिवर है उससे क्या होता था कि जो हमारा ये मेसोपोटामिया है और ये हमारा ईरान है, तो इनके बीच में व्यापार होता था नदी से। तो यहाँ से मान लो आपने कुछ भेजा है, और यहाँ पर आप यहाँ पर जिस शिप वाले को, जिस बोट वाले को आपने दिया है ना, पता चले उसने चोरी कर ली और यहाँ पर बोला कि नहीं यही भेजा था। तो इसी के लिए क्या किया जाता था, ये मोहरें बनाई गई। और होता तो क्या था, जैसे आप बैग दे रहे हो तो बैग के ऊपर का जो एरिया होता था उसको बांध कर उस पर मोहर लगा दी जाती थी, है ना। जिसमें मोहर में कभी कभार उस बंदे का नाम, जिसको भेजा जा रहा है उसका काम, क्या काम करता है वो, ये सारी की सारी चीज़ें लिखी होती थी, और क्या है उसके अंदर ये भी लिखा होता था। और और फिर है ना उस पे ऐसे मोहर लगा के जो है वो बोट पे चढ़ाया जाता था। और अगर बोट वाला वो छेड़ा-छाड़ी करनी होगी उसे, तो ऑब्वियस सी बात है वो पहले मोहर को छेड़ेगा, तभी तो अंदर देखेगा क्या होता है। आप बोलोगे सर बोरी फाड़ भी तो सकता है। बोरी वैसी बोरी नहीं थी, बहुत वो थी। बोरी फाड़ेगा तो फिर तो कन्फर्म हो जाएगा कि जी उसने कुछ कराई है ना। तो इसलिए ऊपर से जो है वो उसे ऊपर से खोलना पड़ेगा, और ऊपर से खोलेगा तो उस पे दोबारा मोहर नहीं लगा सकता वो, क्योंकि बेसिकली मोहरें बनाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। ओके। और हर बंदे के पास अपनी अलग-अलग मोहरें मानी जाती थी कि होती थी। तो अब ये बंदा अगर यहाँ पर उतरेगा और मोहरें टूटी हुई मिली, तो ये तो बोट वाले पे चढ़ जाएगा कि भाई तूने तूने कुछ ना कुछ चोरी करी है, क्योंकि वहाँ से तो जिस बंदे ने भेजी है वो तो मेरा रिश्तेदार है ना? तो बेसिकली इसी वजह से मोहरें जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हुआ करती थी। तो यही सारी की सारी बातें जो हैं वो लिखी हुई है मोहरों के बारे में, ठीक है? तो यही बताया गया कि मोहरें बनती कैसी थी। तो पहली सहस्त्र शताब्दी के अंदर हमें बेलूनाकार
जो है वो मोहरें वगैरह मिली है, ठीक है? और कुशल कारीगरी मोहरें वगैरह बनाता था, उसमें मालिक का नाम भी होता था, उनके भगवानों का नाम, उनकी उपाधि वगैरह, है ना? कि वो क्या काम करते थे, ये सारे का सारा। और वो मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी चीज़ें होती थी उनके मुँह पर रस्सी से गाँठ लगाकर जो है उस पे मोहर वगैरह लगाई जाती थी, ताकि वो सुरक्षित रहे और बंदा कोई छेड़छाड़ करे तो पता चल सके। और ज़्यादातर नदियों के व्यापार में ये बहुत काम आती थी, कि कोई अगर आप बोट से भेज रहे हो और किसी ने बीच में कुछ माल वगैरह चपत कर लिया, तो आपको पता चल जाए कि भाई कुछ गड़बड़ है ना? दया कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व है, या मेसोपोटामिया के शहरीकरण की विशेषता बताइए। तो जो मेसोपोटामिया के जो शहर है ना, उनके बारे में बताना। अब है ना, मेरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आएगा। ऑल्दो नीचे दिख एक और क्वेश्चन लिख रखा है इससे रिलेटेड, ताकि डाउट कंप्लीट हो जाए, क्लियर हो जाए, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ। बात क्या थी कि मेसोपोटामिया के अगर शहरीकरण की विशेषता पूछे जो, तो ये आंसर लिखना है। अगर आपसे पूछे कि मेसोपोटामिया के शहरी जीवन के बारे में बताइए, तो वो अलग आंसर है। उसमें आपको फैमिली कैसी होती थी, है ना, विवाह का सिस्टम क्या था, वो बताना है। ओके, नीचे है उसका भी क्वेश्चन, डोंट वरी। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा बोल दूं, समझ रहे हो? तो सारे ही करने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि पहले मेसोपोटामिया का शहरीकरण की विशेषता बताइए। तो पहली बात तो शहर का मतलब क्या होता था? शहर का मतलब वो नहीं है कि जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। शहर का मतलब वो होता है जहाँ पर जो लोग होते हैं वो खेती के अलावा, खाद्य उत्पादन के अलावा और भी काम करते हैं, उसी को शहर बोला जाता है ना? यहाँ पर व्यापार वगैरह, विनिर्माण, सेवाएं वगैरह शामिल होती है। और शहर की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत होती है ना, कि यहाँ पर श्रम विभाजन होता है। अब श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है? श्रम विभाजन का मतलब होता है कि सबका काम जो होता है बटा हुआ होता है। जैसे आजकल के शहर में, यहाँ पर पढ़ाने का काम क्या है? टीचर का है। यहाँ पर जूते बुनने का काम किसका है? जो कॉबलर होता है उनका है। यहाँ पर कपड़े सिलने का काम किसका है? दर्जी का है। यहाँ पर सारे के सारे काम बटे हुए हैं, क्योंकि ये शहर है। बट गाँव में क्या होता है? एक बंदा खुद खेती भी कर रहा है, एक बंदा अगर उसको लोहे के उपकरण बनाने हैं तो वो भी वो खुद कर रहा है, सिंचाई वगैरह भी वो खुद कर रहा है ना? तो सारे के सारे काम जो होता है, वो जूते अगर मान लो उसे कपड़े बनाने हैं, तो कपड़े को भी वो खुद सिलने की कोशिश कर रहा है। तो गाँव में क्या होता है कि सारे के सारे काम जो है वो बंदा खुद ही करता है। बट शहरों में क्या होता है? श्रम विभाजन होता है, सबका काम जो होता है वो बँटा हुआ होता है। ओके? और विभिन्न लोग हैं ना, आपस में लेन-देन के माध्यम से जुड़े रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर सारे के सारे काम, अगर सबका काम अलग-अलग बँटा हुआ है, तो अगर आपको कपड़े सिलवाने हैं तो आप दर्जी के पास जाओगे, है ना? तो इसलिए जो है वो आपस में इनका लेन-देन चलता रहता था, क्योंकि ज़रूरत पड़ती थी एक-दूसरे की। लोहे का काम करना है तो लोहार के पास जाओगे, और लोहार को अगर आपकी कपड़े का सिलना हो और आप कपड़े वगैरह बुनते हो, तो वो आपके पास आएगा। तो एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। शहर के लोग जो है वो अपने कार्यों को लेकर पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं थे, मैंने आपको बता दिया। सारे काम वो खुद नहीं करते थे, तो इसलिए आत्मनिर्भर नहीं थे। खाने-पीने की जो खाद्य पदार्थ है ना, आज भी गाँव से आती थी। क्योंकि शहरों शहरों में ज़्यादातर लोग खेती नहीं करते थे, तो उनको खाना अगर चाहिए होता तो उनका खाना कहाँ से? गाँव से आता था। ठीक है? ओके। नेक्स्ट है कि शहरी विनिर्माता के लिए जो ईंधन वगैरह है, धातु वगैरह है, विभिन्न प्रकार के पत्थर वगैरह, लकड़ी वगैरह, ये भी ज़रूरी चीज़ें जो है वो भिन्न-भिन्न जगहों से आती थी। ओके? चलो। शहरी जीवन को अपना हिसाब-किताब लिखित रूप से भी रखना पड़ता था। अब मान लो कोई बंदा है, मान लो मैं दर्जी हूँ, शहरों में रहता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को डेटा रखना पड़ेगा कि जी किसके कपड़े आ गए, किसके कपड़े गए हैं, कितने पैसे लेने हैं। तो इसी वजह से माना जाता है कि शहरों की वजह से ही हमारा जो है वो लिखित जो है रिकॉर्ड रखना शुरू हुआ, और इसी की वजह से सबसे पहले जो है वो हमारा जब दक्षिणी हमारा जो मेसोपोटामिया का दक्षिणी क्षेत्र है, वहाँ पर जब खेती वगैरह होना शुरू हो गई थी, और जो है ये शहरीकरण होना शुरू हो गया था हमारे दक्षिणी इलाके का, तो रिकॉर्ड रखना भी वहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गया था। बता ये वाला तो बता ही चुका हूँ कि मेसोपोटामिया में माल की आवाजाही के लिए कौन-सा परिवहन सबसे बढ़िया था? वो था परिवहन हमारा पानी का परिवहन, यानी हमारा जलमार्ग। और जलमार्ग क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि अगर जलमार्ग में पहली बात तो ये है कि पशु की पीठ पे कितना भार डाल लोगे आप। दूसरी बात है इसमें समय भी ज़्यादा लगता था अगर जानवरों को लेके जाओगे तो। दूसरी बात है कि उनको चारा भी खिलाना पड़ता था, बट पानी में ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु जलमार्ग में ऐसा कुछ भी नहीं करना। समय पे भी पहुँच जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, चारा खिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, बोट को थोड़ी ना खिलाओगे आप चारा, है ना? और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि जिस बहाव में पानी बह रहा है उसमें ही आपको नाव चलानी है, तो इतनी इतनी दिक्कत नहीं आती थी, खुद ही चली जाती थी वो। ओके। नेक्स्ट है कि मारी के जो पशुपालक और किसान के बीच में ना झड़पें होती रहती थी। मारी के बारे में भी एक क्वेश्चन आएगा नीचे, बट सुन लो ये है क्या। बेसिकली मारी के अंदर है ना, दो कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा रहते थे। कौन? एक तो किसान और एक गडरिये। गडरिये को आप कह सकते हो कि चरवाहे। चरवाहे का मतलब जो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, जिनके जो अपने जानवरों के साथ घूमते हैं। और जो हमारे किसान होते तो बताया एक ही जगह पर रह के खेती करते थे। इन दोनों के बीच में ना दप्पड़-दू होती रहती थी। समझ रहे हो ना? दप्पड़-दू का मतलब होता है लड़ाई होती रहती थी। तो गडेरिये कई बार जो है भेड़-बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुज़र कर ले जाते थे, जिससे फसल खराब हो जाती थी और किसान गुस्सा होते थे। गडेरिये के पास अपने जानवर होते थे। मान लो यहाँ खेत है, यहाँ नदी है, यहाँ मैं ये रहा, ये मान लो मैं गडरिया हूँ, मेरे पास जानवर है।
अब मैं खेत इतना बड़ा है, पहले तो बहुत बड़ा खेत होता था, अब मैं क्या ऐसे पूरा घूम के जाऊंगा? मैं कह रहा भाई नीचे बीच से ही निकलेंगे भाई, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं बीच से ही निकला, इसलिए किसान गुस्सा हो गया, फिर उससे मेरी बहस हो गई। तो यही वाला पॉइंट भी लिखा हुआ है कि जो गडरिया है ना वो अपने भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए जो खेतों से गुजार देते थे, इसलिए फसल खराब हो जाती थी। नेक्स्ट है, गडरिये जो होते थे खाना बदोश होते थे और कई बार जो है वो किसानों पर हमला भी कर देते थे, उनकी उनकी जो फसल है वो लूट लेते थे, है ना? क्योंकि वो फसल लूट लेते थे, अब पकड़ भी नहीं सकते आप उनको क्योंकि उनका तो कोई घर ही नहीं हो, तो घूमते रहते हैं, तो इसलिए भी किसानों को उन पर गुस्सा आता था। नेक्स्ट, और किसान भी कई कभी कभार उनको छेड़ते थे, जैसे उनका रास्ता रोक लेते कि भाई यहाँ से नहीं जाएगा तू, यहाँ से नहीं जाएगा तू। ये इसी वजह से लड़ाई चलती रहती थी। तो एक एक दिक्कत और भी थी कि किसान जो है एक और चीज़ को लेकर गुस्सा थे, क्या ना, चरवाहे जो थे ना, एक टाइम पे आके उनको समझ आ गया यार ऐसे हम घूमते फिरेंगे ना तो कुछ होगा नहीं। तो वो एक जगह आकर है ना, एक जगह पर किसानों के लिए ना उन्होंने मजदूरी का काम भी करना शुरू कर दिया। फिर धीरे 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 उन्होंने अपना खेत भी खरीद लिया, उनको वो थोड़ा पैसे वाले भी बन गए। तो इसको देखकर भी जो है वो किसान को गुस्सा आया, यार ये बंदे अमीर कैसे हो रहे हैं, समझ, जलन हो रही थी उनको, जलन, समझ रहे हो? तो यही बात थी। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया के जीवन के बारे में व्याख्या कीजिए या शहरी जीवन की व्याख्या कीजिए। अब लिखना है वो वाला आंसर जो मैंने ऊपर बताया था ना आपको। अगर शहरीकरण की विशेषता पूछे तो ऊपर वाला आंसर, अगर शहरी जीवन की विशेषता पूछे तो ये आंसर। ऑल दो शहरी जीवन के कुछ पॉइंट लिख सकते हो, जैसे वहाँ श्रम विभाजन होता है, ये वो पॉइंट इसमें डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन ये पॉइंट है शहरी जीवन के बारे में अगर पूछा जाए, या मेसोपोटामिया के जो सामान्य जीवन है, अगर उनके बारे में पूछा जाए तो भी लिख सकते हो। चलो, तो पहला तो है मेसोपोटामिया में एकल परिवार होता था, न्यूक्लियर फैमिली, माँ बाप बच्चे, बस, ठीक है। और जो बड़ा बेटा है वो हालांकि अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता था शादी से पहले। और जो पिता होता था वो मुखिया होता था, यानी पुरुष प्रधान होता था पहले वाला सिस्टम। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी, वधु के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। मतलब जो लड़का होता था, मतलब दोनों के दोनों जब एग्री होते थे तो उसके बाद जो है वो जो लड़की होती थी उसके पेरेंट्स बताते थे कि हाँ हम शादी के लिए एग्री हैं या नहीं है। नेक्स्ट है कि उसके बाद वह पक्ष के लोग वधु के कुछ उपहार देते थे, मतलब लड़की को मिलते थे, है ना? आज तो देखो दहेज होता है, गलत चीज़ है ना। पहले क्या होता था, उल्टा, है ना? अ, दहेज उल्टा चलता था मतलब लड़के के घर वाले लड़की को कुछ उपहार देते थे, ठीक है। और जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से उपहार लेन देन होता था, यानी दोनों कर रहे हैं अब, है ना? और फिर वह बैठकर एक साथ भोजन वगैरह करते थे, है ना? खाना वाना होता था, उसके बाद फिर वह मंदिर जाकर भेंट चढ़ाते थे कि जी भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक नया जीवन देने के लिए, नया जीवन साथी देने के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जब नववधु को उनकी सांस अच्छा सांस है, मैं सोच रहा है सांस क्यों लेने आएगी उनको, तो ये सांस है, सांस समझते हो, सास ससुर वाला सांस। तो नववधु को है ना उनकी सांस लेने आती थी, तब वधु को उनके पिता द्वारा दाय का हिस्सा दे दिया जाता था। पिता का घर, पशु, धन, खेत वगैरह आदि पुत्रों को ही मिलता था। मतलब एक तरह से यार मैं भूल गया, हाँ ओके, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो एक वर्ड बताता हूँ आपको, जावनो मुकलाणो ऐसे कुछ वर्ड होता है यार, मैं भूल गया, मेरी दादी ने बताया था, जावनो मुकलाणो पता नहीं ऐसे कुछ वर्ड होता है। तो ये होता क्या है बेसिकली, जब लड़की की शादी हो जाती है ना तो उसको कुछ शादी के बाद जो है कुछ पैसे वगैरह दिए जाते हैं या कुछ हिस्सा दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फिर जो बाकी जो बचा हिस्सा होता है वो लड़कों का ही होता है फैमिली में, बाकी जो है वो लड़की को शादी के बाद जो जावनो मुकलानो ऐसे कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा है, समझ रहे हो, है ना? तो जावनो मुकलानो ऐसे कुछ होता है वर्ड, ठीक है, तो वो दे दिया जाता है, ऐसा कुछ होता है। चलो, मारी की विशेषता पे आ जाते हैं। पहली बात तो आपको पता है मारी के अंदर किसान और वो दोनों के दोनों लोग रहते थे, सेकंड पॉइंट लिखा है। और 2000 ईसा पूर्व के बाद है ना मारी जो है वो शाही राजधानी के रूप में फला फूला था। ये भी याद रखना, एक मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट है कि मारी का जो राजा था वो एमोराइट समुदाय का था, ठीक है। और उनकी पोशाक जो है वहाँ के मूल निवासी से भिन्न वगैरह होती थी, और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवता को आदर भी नहीं किया बल्कि अपने खुद के भगवानों को पूजा, जिनको वो डेगन कहते थे। क्या? डेगन, नॉट ड्रैगन, डेगन। ये भी एमसीक्यू में लिख रखा है मैंने, ठीक है। तो ये बात रखने याद रखना है कि जो मारी का जो राजा था वो एमेराइट साम्राज्य से था, एमेराइट समुदाय का था, बाहर से आया था वो बंदा, और उनके कपड़े पहनने का ढंग भी अलग होता था। और वो है ना जो हमारे मेसोपोटामिया के जो भगवान है उनको पूछता भी नहीं था, वो अपने भगवान स्टेपी के देवता को पूछता था, क्योंकि वो स्टेपी से ही आया हुआ था। मारी के राजा को हमेशा सतर्क और सावधान रहना पड़ता था। राज्य के अंदर विभिन्न चरवाहे के लोग जो है उन पे कड़ी नजर रखते थे। मतलब मारी जो है वहां पर आपको पता है वो जो हमारे गडरिये थे वो तो चोरी चकारी करते रहते थे, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, तो इसलिए मारी के राजा को नजर रखनी पड़ती थी। राजा तथा पदाधिकारी के बीच में हुए पत्र व्यवहार से अक्सर इन पशुचारकों की गतिविधि और शिविर का उल्लेख भी किया जाता था।
कि जी ये देखो ये पशु चारक यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। ऐसी चीज़ें हमें कुछ टैबलेट में मिली है। मारी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल भी था। फरात नदी द्वारा लकड़ी, रांगा, तांबा, तुर्की वगैरह से, सीरिया वगैरह, लेबनान वगैरह से लाई जाती थी। मारी के अधिकारी जो है जलपोतों पर जाया करते थे। जलपोतों यानी बंदरगाह, बंदरगाह मतलब पोर्ट, पानी का वो जो किनारा होता है ना, वहाँ जा तट कह सकते हो, वहाँ जाया करते थे। उस पर लदे हुए सामान की जाँच वगैरह करते थे कि यानी जो भी शिप ले जा रहे हैं, उसकी जाँच वगैरह करते थे और उसके बाद इजाज़त मिलती थी और 10% वो खुद रखते थे और बाकी 10% कर वसूलते थे। मतलब आप अगर शिप अगर मारी के एरिया से लेकर जा रहे हो, मारी के तट से लेकर जा रहे हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे 10% जो भी लेके जा रहे हो। मान लो आप खेती लेके जा रहे हो तो 10% देना पड़ता था। और कुछ पट्टिकाओं में हमें साइप्रस का एक आइलैंड था जिसका नाम था अलेशिया। क्या नाम था? अलेशिया। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। उसका भी उल्लेख मिला है कि बेसिकली है ना वहाँ से तांबा और टिन वगैरह का व्यापार वगैरह भी होता था। ठीक है? समझ आ गया कि तांबा और टिन वगैरह का व्यापार हमारा कहाँ से होता था? अलेशिया से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा लास्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न क्या है कि जो हमारा जस्ट अ सेकंड, मेसोपोटामिया के इतिहास में गाँव के समय-समय पर क्यों स्थानांतरित होते रहते थे? ठीक है? मतलब मेसोपोटामिया के जो गाँव है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह चेंज होते रहते थे। इसके क्या रीज़न है? पहला रीज़न तो है कभी-कभार हमेशा ना कृषि का खतरा बना रहता था। बाढ़ वगैरह आ जाती थी कभी-कभार तो इसलिए उनको अपने गाँव के गाँव चेंज करने पड़ते थे। है ना? तो और ये भी है ना जो हमें पुरातत्व रिकॉर्ड मिले हैं, पट्टिकाएँ मिली है, उससे भी हमें पता चलता है कि बाढ़ वगैरह आती रहती थी, ऐसी कुछ अगर प्रॉब्लम आती थी खेती में, तब भी उनको एरिया चेंज करना पड़ता था। ये तो है नेचुरल, बाढ़ का तो आप कुछ नहीं कर सकते, नेचुरल है। कुछ मानव निर्मित समस्या भी थी, जैसे कि मान लो ये नीचे गाँव है, ऊपर गाँव है, नदी यहाँ से बह रही है। तो वो क्या होते थे कभी-कभार ज़्यादा पानी जो है नदी का अपने उस पे डाल लेते मोड़ लेते थे, है ना? और इसकी वजह से क्या होता था कि कभी-कभार विवाद भी हो जाता था, इन 2 कबीलों के बीच में एक विवाद भी हो जाता था कि आपने सारा पानी अपनी तरफ मोड़ लिया, हमारे पास तो कुछ बचा नहीं। तो इसकी वजह से नीचे कभी-कभार पानी नहीं बचता था और उनको अपना एरिया चेंज करना पड़ता था। दूसरी बात है और कभी-कभार वो इतना पानी छोड़ देते थे कि नीचे बाढ़ भी आ जाती थी। है ना? तो इन चीज़ों को लेकर भी जो है, वो लोगों को अपना गाँव वगैरह चेंज करना पड़ता था। ओके? यहाँ पर आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं खत्म। एमसीक्यू जो है वो आप भरत कुमार खोरवाल वाले चैनल पे आ जाना, रिवाइज़ वगैरह करेंगे। वैसे मैंने इसकी पीडीएफ दे दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करोगे, ठीक है? नीचे ये खुल जाएगा। वैसे तो देखो इसके अंदर हैंड रिटन नोट्स भी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे पीडीएफ भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी है और एमसीक्यू की पीडीएफ भी है। यहाँ से आप जब डाउनलोड करोगे ना, इसमें अभी अंडर रिव्यू दिखा रहा है, ठीक है? और बट जब डाउनलोड करने के लिए जाओगे, तब जो है कर पाओगे आप आसानी से डाउनलोड वगैरह, पेटीएम वगैरह से किसी से भी कर पाओगे आप। ओके? दूसरी बात है कि अगर कोई दिक्कत आए तो नीचे यहाँ पर मेरा नंबर भी दे रखा है, यहाँ पर व्हाट्सएप भी करना प्लीज़ आप मेरे को और यहाँ पर ईमेल वगैरह भी दे रखा है। ईमेल करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो बढ़िया रहेगा, जल्दी मैं आपका रिप्लाई कर पाऊँगा और अगर ईमेल का रिप्लाई तुरंत ना आए तो मैसेज कर देना मेरे को। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात है कि मैं ऐसे हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालने वाला हूँ, पीडीएफ डालने वाला हूँ, उसको आप डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रखा है। तीसरी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है ये वाला, मेन पॉइंट स्टडी 11th आर्ट, जिसको ज्वाइन कर लेना क्योंकि नोट्स की जो पीडीएफ का लिंक है ना, वो मैं यहीं पर दे रहा हूँ, ठीक है? दूसरी बात है अगर मैं जब लाइव वगैरह लूँगा, तो यहाँ पर पहले इन्फॉर्मेशन दूँगा कि जी मैं लाइव आने वाला हूँ इतने बजे, तो आ जाना आप लाइव, ठीक है? और एमसीक्यू वगैरह तो भरत कुमार खोरवाल वाले चैनल पे हम करने ही वाले हैं। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।